तो नमस्कार। आज बात करेंगे नीट परीक्षा की, यानी मेडिकल में दाखिले को लेकर जो परीक्षा होती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ये कितनी ज़रूरी है, इसको क्यों करवाना चाहिए, क्या कोई और उपाय नहीं है? हम विचार इसलिए कर रहे हैं कि आजकल नीट चर्चाओं में है, इसमें धांधली के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है और 24 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है, या तरह तरह की बातें की जा रही हैं उनके भविष्य को लेकर। तो पूरी मेडिकल की पढ़ाई की व्यवस्था पर सवाल करने का मन कर रहा है, या किया जाना चाहिए, और इस पर विचार भी किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था कितनी सही है, कितनी नहीं सही है, इस पर भी विचार करना चाहिए। पहले की व्यवस्था सही थी या ये व्यवस्था सही है, और ये व्यवस्था गलत है तो क्यों गलत है, किस लिए गलत है, और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और मेडिकल में सीटों की क्या स्थिति है, कितने छात्र बैठते हैं, कितने सफल होते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से क्या एक बाज़ार नहीं विकसित हो गया है कोचिंग का, जिससे बहुत सारे लोग सपने बेचकर कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के सपने दफन हो जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो आजकल उठ रहे हैं और वाजिब भी हैं, और इन पर विचार भी किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे। मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS में प्रवेश के लिए पहले राज्य स्तर पर परीक्षा होती थी। इसे सही नहीं मानते हुए साल 2013 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की व्यवस्था बनाई गई। यह परीक्षा 13 भाषाओं में होती है। 12वीं पास करने के बाद मेडिकल स्ट्रीम वाला स्टूडेंट इसमें भाग ले सकता है, यानी कि 12वीं पास करने के बाद कोई भी इसमें भाग ले सकता है। नीट की व्यवस्था जब से बनाई गई है तभी से इसकी कार्यप्रणाली या पूरी ये जो नीट की प्रणाली है, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के बीच, शिक्षाविदों के बीच बहस का विषय रही है। तभी से इस पर बहस होती रही है। इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर तमाम तरह की बहस होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और अब जबकि ये विवाद में आ गई है, इस साल 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो इसके बाद ये और भी विचार करने योग्य हो गया है। हालांकि इसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को मानकीकृत करने और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि ये एक अच्छी व्यवस्था के रूप में इसे सामने लाया गया था, लेकिन इसे विभिन्न कारणों से आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले भी करना पड़ रहा था, अब जबकि इस साल इसमें धांधली हुई है तो इस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, और यहाँ तक कि मांग की जा रही कि इस मामले की CBI से जांच कराई जाए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह 24 लाख जो स्टूडेंट नीट की परीक्षा में बैठे थे उनका भविष्य खतरे में डाला गया है, वह उनकी आवाज़ बनेंगे, इस मामले को संसद में भी उठाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि नीट की व्यवस्था बहुत कठिन है। इस कारण छात्रों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो तनाव में आ जाते हैं। इसकी वजह से कई स्टूडेंट ने खुदकुशी तक कर ली है। यही वजह है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका विरोध किया जाता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा भी बन गया। चूँकि मेडिकल की सीटें बहुत कम हैं, मसलन सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 1,10,000 सीट ही हैं। इनमें से आधी ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है। इस वजह से प्रतियोगिता बहुत बढ़ जाती है। नीट देने वाले स्टूडेंट पर कितना दबाव होता है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 2024 में 24 लाख स्टूडेंट ने
नीट के लिए पंजीकरण कराया है या इसकी परीक्षा दी है। इनमें से केवल 56,283 को ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का मौका मिलेगा। इस तरह देखा जाए तो एक सरकारी सीट के लिए करीब 427 स्टूडेंट दावेदारी करते हैं। जाहिर है कि 426 स्टूडेंट को असफल होना ही है। यदि वह निजी मेडिकल कॉलेज में जाएगा तब भी एक को ही सीट मिलेगी, शेष 425 को निराश होना ही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण ही कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। कोचिंग संस्थान फल फूल रहे हैं और नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। उनके अभिभावकों की जेब खाली हो रही है। कोचिंग संस्कृति बेहद खर्चीली है, साथ ही स्टूडेंट को दबाव में ला देती है, दबाव को बढ़ा देती है, तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसकी वजह से लाखों बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना टूटता है। कुछ लोग कोचिंग के नाम पर खूब कमाते हैं और अधिकतर लोग लूटते हैं, केवल लूटते हैं और अपनी जमा पूंजी को गंवाते हैं। इस वजह से गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को मौका ही नहीं मिल पाता है, वह रेस से ही बाहर हो जाते हैं। इस कारण वे निराश हो जाते हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की बेहद सीमित गुंजाइश होती है, यानी यह बेहद पतली सुरंग है जिसमें से लाखों लोगों को निकलना है। अंधेरा घना है, ऑक्सीजन की भी कमी है, तो ऐसे में दम घुटना लाजमी है। हालांकि कुछ लोग नीट के फ़ायदे भी बताते हैं। उनका कहना है कि यह एक मानकीकृत मूल्यांकन प्रक्रिया है, इससे वही आगे बढ़ता है जिसमें प्रतिभा होती है। इससे योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया भी बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रवेश में भ्रष्टाचार और कदाचार में कमी आती है। हालांकि जिस तरह से हर साल इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, उससे तो यह कहना उचित नहीं ही लगता है। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि छात्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा मिलती है, इसमें वृद्धि होती है। हालांकि यही दबाव का कारण भी बनती है, जिसकी वजह से हजारों छात्र जान गंवा चुके हैं या तनाव में हैं। कहा जा सकता है कि नीट के अपने फायदे और नुकसान गिनाए जा सकते हैं। इसे और अधिक छात्र अनुकूल, समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए प्रणाली में सुधार करने की ज़रूरत है और बेहद ज़रूरत है। तो क्या किया जा सकता है? हाई स्कूल से ही छात्र छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर में यदि इसी पैटर्न पर पढ़ाई होगी तो किसी प्रवेश परीक्षा की ज़रूरत नहीं होगी। इंटर के अंक पर या मेडिकल कॉलेज के स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा लेकर दाखिला दे दिया जा सकता है। इससे जानलेवा प्रतियोगिता से छुटकारा मिलेगा। इससे पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण भी नहीं होगा, तमाम तरह के कोचिंग संस्थान नहीं पैदा होंगे। हालांकि वह लोग इसमें भी मौका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि फिर वह 10वीं हाई स्कूल स्तर और इंटर स्तर पर बच्चों को कोचिंग देने लगेंगे और इसकी तैयारी करने लगेंगी, इसकी आशंका रहेगी। लेकिन यदि स्कूलों का पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा तो इनकी संभावना नहीं रहेगी। इस दृष्टिकोण के अपने फ़ायदे हैं। अगर ऐसा किया जाए तो स्टूडेंट को विशेष विषयों का प्रारंभिक अनुभव हो जाएगा, भविष्य की पढ़ाई के लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी और उनका बेसिक बन जाएगा, आधार बन जाएगा, बुनियाद बन जाएगी। प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ा दबाव और तनाव कम हो जाएगा, अधिक केंद्रित और सुव्यवस्थित शिक्षा मिल सकेगी। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे स्कूलों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों को उन्नत करना होगा। इसकी ज़रूरत होगी। योग्य शिक्षकों और विभागों यानी संख्याओं की आवश्यकता होगी। कुशल और योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो फिर
कोचिंग वाले इसका लाभ उठाएंगे। पाठ्यचर्या डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। सभी छात्रों के लिए एक समान अवसर बनाने होंगे, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लिए, गरीबों के लिए एक समान अवसर बनाने होंगे, ऐसे स्कूल बनाने होंगे। जाहिर है कि ऐसे में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का जो कंसेप्ट है वो बदलना पड़ेगा, नहीं तो निजी स्कूल जो है ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनमें पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे और सरकारी स्कूल जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाएंगी तो उनके बच्चे पीछे रह जाएंगे। ऐसे में निजी स्कूलों के बराबर ही सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्था करानी पड़ेगी। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों ने इसी तरह के मॉडल लागू किए हैं, तो जाहिर है कि हम भी इसके लागू कर सकते हैं। वहाँ के मॉडल का अध्ययन करें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के, और हम यहाँ इसको लागू कर सकते हैं, जहाँ छात्र अपनी शिक्षा के आरंभ में विशेष मार्ग चुन सकते हैं। यह खोज के लायक एक अभिनव दृष्टिकोण इसे कहा जा सकता है, लेकिन सभी के लिए समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह ये सफल हो सकता है और नीट या इस तरह की दूसरी किसी प्रवेश परीक्षा की ज़रूरत ही नहीं होगी, और ऐसे में फिर कोचिंग संस्थान भी नहीं पनपेंगे और एक प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं, कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, उनकी फ़ीस क्या है और सीटें कितनी हैं, और उन सीटों में क्या जितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं या पढ़ना चाहते हैं मेडिकल की, क्या उतने बच्चे पढ़ाई पढ़ सकते हैं, ऐसी क्षमता है हमारे पास, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो सवाल है कि भारत में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और कितने निजी, इनमें MBBS की कुल कितनी सीटें हैं। तो भारत में 379 यानी 379 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 315 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और इनमें MBBS और BDS कुल मिला के 1,07,948 सीटें हैं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 56,283 और निजी कॉलेजों में 51,665 सीटें हैं। इतनी सीटों के लिए इसी साल 2024 में 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने नीट की परीक्षा दी है। तो जाहिर है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1,10,000 सीट भी नहीं है मेडिकल की, निजी और सरकारी मिला के, और 24 लाख बच्चे जो है परीक्षा दे रहे हैं। तो इसकी जो गला काट प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, इसको अच्छी तरह से यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें गड़बड़ी होने से इसमें शामिल युवाओं पर क्या गुजरती है, इसे समझा जा सकता है। 18 एम्स यानी AIIMS एम्स की भी 1,617 सीटें जोड़ दी जाएं तो इन 24 लाख में से केवल 1,10,000 स्टूडेंट को ही MBBS की पढ़ाई का मौका मिल सकता है। इनमें से करीब आधी सीटें निजी मेडिकल कॉलेज में हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस महंगी होती है, इसलिए अधिक मारामारी सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए ही होती है। सरकारी में सालाना फ़ीस 23,000 से 2 लाख रुपए तक होती है, तो निजी मेडिकल कॉलेज में 5 से 20 लाख रुपए तक लग जाते हैं। डोनेशन तक अलग से देना पड़ता है। फीस का ढांचा कॉलेज और स्थान पर निर्भर करता है। जगह जगह पे जाहिर है कि इतनी महंगी फ़ीस देकर पढ़ाई कर पाना सबके बूते की बात नहीं है। इन सब जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं, इसके लिए जो है इसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की वेबसाइट को आप देख सकते हैं, वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी। जाहिर है कि हमारे देश में अधिकतर बच्चे 12वीं के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उतनी सीटें नहीं हैं। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर ही 1,10,000 के करीब सीटें हैं। तो ऐसे में 24 लाख स्टूडेंट जो परीक्षा देते हैं, अगर सभी पास कर दिए जाएं तो फिर उनको पढ़ाएंगे कहाँ। जाहिर है सीटें कम हैं, इसीलिए इस परीक्षा को गठित किया गया है नीट को, ताकि इसके माध्यम से छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने से रोक दिया जाए।
ये नहीं है कि जिनमें प्रतिभा नहीं है, जो छट जाते हैं उनमें प्रतिभा नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, केवल 1 लाख ही पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन 24 लाख में से कम नहीं 15 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर मेडिकल में पढ़ने का मौका मिले तो वह अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, बनिस्बत जो ये 1 लाख निकल के आते हैं इनसे भी बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी सीटें नहीं हैं मेडिकल की, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि इन बच्चों को छांट दिया जाए। तो ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमें चाहिए कि हम मेडिकल की इतनी सीटें बढ़ाएं कि अधिकतर बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, वह इसको पढ़ सकें। चूँकि हमारे देश में मेडिकल की सीटें नहीं हैं, इसलिए दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं और हमारे यहाँ सीट भी नहीं है और मेडिकल की पढ़ाई भी महंगी है, खास करके प्राइवेट में। इसलिए रूस और दूसरे अन्य तमाम यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल तक, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई यहाँ कम खर्चीली है, कम पैसे में यहाँ हो जाती है, तो इसलिए यहाँ से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज हों, इतने एम्स हों कि जो भी बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहे वह 12वीं के बाद इसे आसानी से कर सके। एक सामान्य प्राप्तांक अंक लाके या एक सामान्य प्रवेश परीक्षा देकर वह इसमें दाखिला ले सके, ऐसी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी, नीट जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाती रहेंगी और इसमें गड़बड़ियां होती रहेंगी। गड़बड़ी करने वाले गड़बड़ी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा है और इसमें इतनी ज़्यादा मारकाट है सीटों के लिए, तो उतनी ही इसमें गड़बड़ी की भी आशंकाएं रहेंगी। इसको किसी नियम कायदे से नहीं रोका जा सकता। इसके रोकने का केवल एक उपाय है कि हमें मेडिकल की अधिक से अधिक सीटें बढ़ानी ही पड़ेंगी। कम से कम प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए और बड़े राज्यों में 2, 3, 4 एम्स और छोटों में 1 एम्स जैसा संस्थान जरूर होना चाहिए। ये बनाया ही जाना चाहिए ताकि अधिकतर बच्चे जो डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ सकें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।